नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मेरे इस प्राचीन भारत की श्रृंखला में आज मैं आप लोगों से बात करूंगा प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो विभिन्न स्रोत हैं, जो विभिन्न सोर्सेज हैं, वो क्या-क्या हैं और एक-एक करके मैं आप लोगों को इन पे पूरी जानकारी दूंगा। पूरी अच्छी सटीक रिसर्च करने के बाद मैंने कुछ कलेक्शंस किया है आप लोगों के लिए, जो मैं एक-एक करके आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए, आज मैं आपको पहले तो बताना चाहूँगा कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण हुआ है, वो कई स्रोतों के आधार पर किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से दो श्रेणी के स्रोत हमारे पास होते हैं। एक होता है साहित्यिक स्रोत और दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। तो सबसे पहले मैं जो बात करूंगा वो साहित्यिक स्रोतों की बात करूंगा। अब बात आती है कि जो साहित्यिक स्रोत हैं, बेसिकली उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। देखो, साहित्यिक स्रोत में वैदिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अन्य साहित्य को इसमें शामिल किया गया है और इसके अलावा कुछ विदेशियों द्वारा लिखे गए वृत्तांतों को भी शामिल किया गया है। और जो दूसरी कैटेगरी के स्रोत हैं वो हैं पुरालेखों, सिक्कों, स्थापत्य अवशेषों, पुरातात्विक अन्वेषणों और उत्खननों को इसमें जो है रखा जाता है। तो आज हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों की। तो देखो, ये जो साहित्यिक स्रोत हैं, बेसिकली इस पर मैंने कम से कम 2 वीडियो बनाई हैं। आप लोग इन्हें ध्यान से सुनना और सीक्वेंस में सुनना। तो अपनी इस पहली वीडियो में मैं आप लोग को इन साहित्यिक स्रोतों की पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, तो बड़े ध्यान से आप लोग सुनना। बेसिकली जो प्राचीन भारतीय साहित्य हैं, उन पर काफ़ी विश्वास लोगों ने नहीं किया है, या कह सकते हो कि उनकी जो विश्वसनीयता रही है वो काफ़ी वाद विवाद उस पर रहा है। ऐसा माना जाता है कि जो अधिकांश भारतीय साहित्य का स्वरूप है वो धार्मिक है और भारतीयों द्वारा पुराणों और महाकाव्यों जैसे जिस साहित्य के होने का दावा किया जाता है, उनमें जो घटनाएं और राजाओं की जो स्थिति है वो बहुत निश्चित नहीं है। उनकी जो तिथियां हैं वो बहुत सटीक नहीं हैं। बहुत से उत्कीर्ण लेखों, सिक्कों और स्थानीय वृत्तांतों से इतिहास लेखन के कुछ प्रयास के संकेत जरूर मिलते हैं, लेकिन वो बहुत ही परिपक्व नहीं हैं। तो इस प्रकार से जो भारतीय साहित्य रहा है उसकी विश्वसनीयता जो है बड़ी वाद विवाद में फंसी रही। देखो, इस बात को तो माना जाता है कि पुराणों और महाकाव्यों में इतिहास के प्रारंभिक जो तथ्य हैं वो सुरक्षित हैं और जो राजाओं की वंशावली है और उनकी जो उपलब्धियां हैं, ठीक है, उनकी जानकारी जरूर हमें इनसे मिलती है, लेकिन उनका जो कालक्रम रहा है, उसका जो विन्यास है वो करना बहुत कठिन है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो वैदिक साहित्य रहा है हमारा, वैदिक साहित्य को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अर्थात इसमें 4 वेद होते हैं, एक ऋग्वेद, एक सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनकी भाषा वैदिक भाषा कही जाती है। और देखो, एक बात ध्यान से सुनना आप लोग कि वेदों में राजनीतिक इतिहास का कुछ खास उल्लेख नहीं है, लेकिन उनसे हमें वैदिक काल की संस्कृति और सभ्यता की विश्वसनीय जानकारी मिलती है। इन वेदों को ठीक से समझने, ठीक से जानने के लिए वेदांगों की भी रचना की गई और जो टोटल वेदांग है हमारे पास वो 6 वेदांग होते हैं, यानी 6 वेदांग लिखे गए। और ये 6 वेदांग कौन कौन से हैं? देखो, एक है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ज्योतिष यानी खगोल विज्ञान। तो इस प्रकार से ये 6 वेदांग होते हैं। संस्कृत के महान व्याकरण पाणिनि के अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय होते हैं। और इसमें एक बात आपको जाननी चाहिए कि सूत्रों में लिखने की यह एक उत्कृष्ट कला अपनी
चरम परिणति होती है, जिसमें प्रत्येक अध्याय जो है वो बहुत ही सुनिश्चित ढंग से प्रस्तुत किया गया है, इस तरीके से कि वे परस्पर गुथे हुए हैं। अब इन वेदों के अलावा और जो साहित्यिक सोर्स हैं उनमें शामिल होते हैं ब्राह्मण, आरण्यकों और उपनिषद। और ये जो वैदिक साहित्य में शामिल होते हैं तीनों, इन्हीं को हम लोग कहते हैं उत्तर वैदिक साहित्य, यानी इनको उत्तर वैदिक साहित्य कहा गया है। जैसे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों में यानी जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इन ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक कर्मकांड का विस्तार पूर्वक जो है वर्णन किया गया है। आरण्यक ग्रंथों में और जो उपनिषद हैं, यानी आरण्यक ग्रंथों और उपनिषदों में जो है विभिन्न आध्यात्मिक और दार्शनिक समस्याओं के बारे में जो है परिचर्चाएं की गई हैं। अब बात आती है हमारी पुराणों की। पुराण की जो टोटल संख्या है वो है 18, यानी टोटल 18 पुराण होते हैं। और मुख्यतः ये जो पुराण है ये ऐतिहासिक विवरण है। ऐतिहासिक अध्ययन की 5 शाखाएं पुराणों की विषय वस्तु माने जाते हैं, यानी जो पुराण हैं, ठीक है, उनके अध्ययन की 5 शाखाएं होती हैं। अब पहली कौन सी है? देखो, पहली है सर्ग। सर्ग मतलब यानी सृष्टि की उत्पत्ति। दूसरा है प्रतिसर्ग, यानी सृष्टि का प्रत्यावर्तन एवं प्रतिविकास। तीसरा है मनवंतर, यानी समय की पुनरावृत्ति। चौथा वंश, यानी राजाओं और ऋषियों की वंशावलियाँ। पांचवा वंशानुचरित, यानी कुछ चुने हुए पात्रों की जीवनियाँ। और इस तरीके से जो बाद में तीर्थों और उनके महात्म्यों के वर्णन शामिल किए गए हैं वो इसमें होते हैं। तो इस तरीके से ये जो ऐतिहासिक अध्ययन की 5 शाखाएं थी पुराणों की, वो ये होती हैं। अब बात आती है हमारे जैन और बौद्ध साहित्य की। जो जैन और बौद्ध साहित्य है वो प्राकृत व पाली भाषाओं में लिखे गए हैं। ध्यान देना, प्राकृत और पाली भाषाओं में। प्राकृत संस्कृत भाषा का ही एक रूप होता है और प्रारंभिक जैन साहित्य अधिकांशतः इसी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, पाली को प्राकृत भाषा का एक रूप समझा जा सकता है जिसका चलन मगध में था। ध्यान देना इस बात का, प्राकृत का चलन कहाँ था? मगध में था। अधिकांश प्रारंभिक बौद्ध साहित्य प्राकृत भाषा में ही लिखे गए हैं। अब जो बौद्ध भिक्षु थे, राइट, बौद्ध भिक्षुओं के साथ ये जो प्राकृत भाषा थी ये श्रीलंका पहुंची और वहाँ से ये एक प्रमुख भाषा बनकर निकली। अब देखो, जो इस साहित्यिक स्रोत में आता है आगे, वो है जातक कथाएं। जातक कथाओं के नाम से प्रसिद्ध जो बौद्ध कृतियाँ हैं वो भी बड़ी ऐतिहासिक महत्व की होती हैं, क्योंकि इनका जो संबंध है वो बुद्ध के पूर्व जन्मों से है। ध्यान देना, बौद्ध कृति यानी जातक कथाओं का जो संबंध है वो बुद्ध के पूर्व जन्मों से हैं। और इस तरीके से ये जो आपकी जातक कथाएं हैं वो कितनी हैं? 550 से अधिक ये कथाएं हैं। तो मेरे दोस्तों, ये था साहित्यिक स्रोत का पार्ट 1, यानी कह सकते हैं कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत थे, जिसमें मैंने बताया कि नंबर 1 साहित्यिक स्रोत, तो उसका ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा। आप लोग धैर्य रखना, बहुत जल्द मैं उसको पब्लिश करूँगा। आप लोग जुड़े रहना, अपना ध्यान रखना। चलिए, आपका दिन शुभ हो।